ठीक है, आप देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे कल हम लोगों ने जो टॉपिक किया था बिजनेस एनवायरनमेंट किया था। और बिजनेस एनवायरनमेंट में आपने हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। बेसिकली हमने बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस किया था। और उसमें हमने डिस्कस किया था कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है सम ऑफ टोटलिटी है, जिसके अंदर सारे फैक्टर्स आते हैं जो बिजनेस के कंट्रोल से बाहर होती है। और बिजनेस इसको बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। बिजनेस इसमें मतलब इससे बच नहीं सकता बिजनेस। ये हमने किया था पिछली क्लास। फिर हमने डिस्कस किया था कि जो बिजनेस है ये अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स लेके आता है। ठीक है, हमने डिस्कस किया था कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी और थ्रेट लेके आता है। और दोनों चीजें अलग अलग बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। जैसे एनवायरनमेंट हमें अफेक्ट करता है, ऐसे ही बिजनेस को भी अफेक्ट करता है। फिर हम लोगों ने इसके फीचर्स डिस्कस किए थे। फीचर्स में सबसे पहले हमने टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस डिस्कस किया था, जिसके अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के फोर्सेस होते हैं। जैसे कस्टमर है, ये बाहर का फोर्स है, एम्प्लॉय अंदर का है। इसी तरह से मीडिया, शेयर होल्डर, सप्लायर, ये बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। और बिजनेस का इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता। ठीक है। फिर हमने स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस की बात करी थी। स्पेसिफिक फोर्सेस डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं बिजनेस को। और कौन कौन से आते हैं? इन्वेस्टर, कस्टमर, कंपटीटर, सप्लायर। और इसी तरह से हमने एक्सटर्नल यानी कि जनरल फोर्सेस की बात करी थी, जो इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं बिजनेस को। और आज इनके बारे में हम पढ़ेंगे भी, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल और टेक्नोलॉजिकल। फिर हम लोगों ने फीचर्स पढ़ा था तीसरा, कि वो इंटरडिपेंडेंट होता है। अगर आप देखो इंटर रिलेटेडनेस, बिजनेस एनवायरनमेंट जो है ये बहुत ही ज्यादा क्लोजली रिलेटेड होता है। एक रीजन, एक तो जैसे मान लो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आता है तो उसकी वजह से कई लोगों की नौकरी जाती है और दूसरे की नौकरी आती भी है। तो ये चीज हमने, फिर हमने पढ़ा था डायनामिक नेचर। बिजनेस का एक फीचर ये है कि ये डायनामिक है और ये हर समय बदलता रहता है। तो जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती है, बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा चेंज होता रहता है। फिर हमने अनसर्टेनिटी पढ़ा था कि बिजनेस जो है अनसर्टेन है, कभी भी बदल सकता है, इसका सिचुएशन चेंज होता रहता है। फिर हमने पढ़ा कि कम्प्लेक्स इन नेचर है बिजनेस, और बहुत जल्दी से मतलब इसको कंफ्यूजन होता है, इसमें बहुत आप एग्जैक्टली exactly नहीं बता सकते कि कल क्या होने वाला है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा कन्फ्लिक्ट वो कम्प्लेक्स होता है। इट्स अ वेरी हार्ड प्रोसेस एंड नो बडी कैन प्रिडिक्ट द इम्पैक्ट ऑफ अ मिनट चेंज इन द एनवायरनमेंट। फिर आता है रिलेटिविटी। ये लास्ट पॉइंट है हमारा फीचर का, कि इसमें ये बताया गया कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है रिलेट करता है कंट्री टू कंट्री एंड रीजन टू रीजन। अगर आप देखो बिजनेस, अब जैसे सपोज करो फॉरेन कंट्री में अगर कोई इफेक्ट आता है तो उसका इफेक्ट हमारे इंडिया के अंदर भी पड़ता है। अब इंडिया के अंदर मान लीजिए कोरोना आया हुआ है, तो रिलेटिविटी कंसेप्ट है, दूसरे देशों को इफेक्ट हो रहा है। जो यूरोपियन कंट्री हैं उनको हम लोग वैक्सीन दे रहे थे, कोरोना वैक्सीन, तो वो वैक्सीन की जो है मतलब उनकी सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है, इंडिया पूरा नहीं कर पा रहा है। तो एक कंट्री में अगर कुछ होता है, एक रीजन में अगर कुछ होता है, तो इससे दूसरा रीजन इफेक्ट होता है। ठीक है, जैसे मान लो हमारे दिल्ली में इफेक्ट हो रहा है, तो इससे हर जगह के स्टेट्स अफेक्टेड हैं। क्योंकि तो ये क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता है। तो अगर बिजनेस रिलेटिविटी माना जाता है, इसमें याद रखना, दो चीजों को याद रखना। अगर कोई कंट्री टू कंट्री एंड रीजन टू रीजन, ये दोनों अगर चीज आ जाते हैं तो ये रिलेटिविटी है, इंटर रिलेटेडनेस नहीं है। तो ये हमने जो है 7 फीचर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। एक तो एक्सटर्नल फोर्सेस, एक स्पेसिफिक एंड जनरल, फिर इंटर रिलेटेडनेस, फिर हमने डायनामिक की बात करी, फिर अनसर्टेनिटी, कम्प्लेक्सिटी एंड रिलेटिविटी। आई होप सारे फीचर्स सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट फीचर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट कंप्लीट हो गया ये। अब आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या बिजनेस एनवायरनमेंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है? क्या इसके बहुत एडवांटेजेस हैं? तो आंसर है हाँ, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डे टू डे लाइफ। अब सबसे पहला इंपॉर्टेंस इसका क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट का, कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है ना, ये आइडेंटिफाई, देखो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, ये क्या करता है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज को लाता है। अब इससे क्या होता है, अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को कोई बिजनेस अच्छे से समझती है या आसपास के अपने एनवायरनमेंट को अच्छे से स्टडी कर रही है, एनालाइज कर रही है, तो बहुत जल्दी से अपॉर्चुनिटी मतलब आइडेंटिफाई कर लेगी कि उसके पास अपॉर्चुनिटी क्या है, और इसको यूज करते हुए अपने बिजनेस को आगे कंपटीटर्स के आगे ले जा सकती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मारुति उद्योग लिमिटेड आज की डेट में वर्ल्ड लीडर है स्मॉल कार में। रीजन पता है क्या है? पहले मारुति कार ने ना सबसे पहली थी जिसने आइडेंटिफाई किया कि स्मॉल कार लोग लेना पसंद करेंगे। पहले एक्चुअली क्या होता था कि स्मॉल कार कोई लेता नहीं था, मतलब जब रईस लोग थे वो ही लोग कार चलाते थे, और वो हमेशा लंबी कार पसंद करते थे। फिर अब मारुति उद्योग ने पहली बार उसको दिमाग में आया उसके कि क्यों ना स्मॉल कार बनाई जाए इंडिया के अंदर। उसने पहली बार आइडेंटिफाई किया कि अगर हम स्मॉल कार बनाएंगे, ये वाली इस तरह की कार,
तो वो इंडिया में बहुत सारे लोग खरीदना पसंद करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, सेटअप स्टार्ट किया और स्मॉल कार बनाना शुरू कर दिया। अब इसका फायदा पता है क्या हुआ, इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि इसकी डिमांड इतनी ज्यादा आ गई कि किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। और वो दिन है और आज का दिन है, अगर आप देखो तो कम से कम 56 to 60% जो मार्केट है स्मॉल कार की, आज भी मारुति कंपनी के हाथ में है। तो मारुति कंपनी का इतना बड़ा इम्पैक्ट रहा क्योंकि इसने समय रहते अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया और फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले गई। माना जाता है मार्केट के अंदर कि जो सबसे पहले मूव करेगा किसी नए काम की तरफ, वो सबसे पहले एडवांटेज ले जाएगा, उसके सबसे ज्यादा कस्टमर होंगे। तो यही हुआ, मारुति उद्योग के पास सबसे ज्यादा आज की डेट में स्मॉल कार के जो है कस्टमर्स अवेलेबल है। हालांकि इसकी इतनी अगर आप देखो तो इतना अच्छा कार नहीं है एज कम्पेयर टू, आजकल कंपटीटर्स बहुत आ गए हैं, उसके बावजूद भी 50 to 60% मार्केट इसने कैप्चर कर रखा है। ये दिखाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको मार्केट की स्टडी करना और अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना। अगर आपके पास इस तरह की अपॉर्चुनिटी है तो आप इसको आइडेंटिफाई करके और एक बहुत एक्सट्रीम एडवांटेज ले सकते हैं। एम आई क्लियर क्लास? यस। इसी तरह से जो पेंट है ना, नेरोलैक पेंट, उसने आइडेंटिफाई किया कि भाई देखो कार जब बन रही है तो कार में पेंट की भी जरूरत पड़ेगी। तो उसने देखा कि ये बहुत ज्यादा शेयर मतलब कवर कर रही है मार्केट में। तो इसने क्या किया, नेरोलैक वालों ने क्या किया, मारुति कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और इन्होंने बोला कि सर एक काम करते हैं, हम जो भी आप कार मैन्युफैक्चर करेंगे ना, हम आपकी कार में पेंट करेंगे। तो उन्होंने ठीक है भाई, एग्री हो गए हो। तो ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज, इन्होंने सबसे पहले देखा कि इतनी सारी जब कार बनेंगी तो पेंटिंग की भी जरूरत होगी, तो क्यों ना हम लोग इनके साथ डील कर लें। तो इनके साथ इन्होंने डील कर ली और आज आप देखो सबसे ज्यादा जो पेंट का इस्तेमाल हो रहा है वहां पे होता है कार को पेंट करने में, और पॉपुलैरिटी भी उसकी उसी से आई। तो इस तरह से जो भी अपॉर्चुनिटी को पहले आइडेंटिफाई करेगा वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इसका यही एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये हमेशा फर्स्ट मूवर एडवांटेज दिलाता है अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को आइडेंटिफाई करो। दूसरा इसका इंपॉर्टेंस क्या है स्टूडेंट्स, कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। ये क्या करता है, अर्ली वार्निंग वार्निंग सिग्नल्स को लेके आता है। अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई करेगी बिजनेस को, बिजनेस एनवायरनमेंट को, तो वो थ्रेट को पहले पहचान लेगी, उसको पहले ही पता चल जाएगा कि ये खतरा है। अब जैसे देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट अवेयरनेस हेल्प्स द मैनेजर्स टू आइडेंटिफाई वेरियस थ्रेट्स। अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अवेयर होगी एनवायरनमेंट के प्रति, तो वो जल्दी से थ्रेट को पता कर पाएगी। इट प्रोवाइड्स द बिजनेस अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। ऐसा करने से उसको सबसे पहले सिग्नल मिल जाएगा कि आगे फ्यूचर में क्या खतरा हो सकता है और उसके प्रति वो एक्शन ले सकती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जब मल्टीनेशनल कंपनी आई इंडिया के अंदर, तो मार्केट को पहले ही से सिग्नल मिल गया था कि भाई अब तुम्हारे लिए खतरा आ गया। जो हमारे इंडिया के मार्केट्स थे, इनको ये एक बात तो क्लियर समझ में आ गई थी कि अगर हम लोगों ने सामान के दाम कम नहीं किए, कॉस्ट ऑफ रिडक्शन नहीं किया, अगर हमने अपनी क्वालिटी को इंक्रीज नहीं किया, इंप्रूव नहीं किया, और अगर हमने अपने वेस्टेज को कम नहीं किया, तो हमारी बर्बादी तय है। तो इन्होंने क्या किया, बेसिकली इंडिया में जितनी भी कंपनियां हैं उन्होंने ना बहुत सस्ता बनाना शुरू कर दिया सामान, क्वालिटी बढ़ा दी, क्योंकि आपको पता है मल्टीनेशनल कंपनियों के प्रोडक्ट बहुत ज्यादा क्वालिटेटिव होते हैं। तो इन्होंने भी यही किया, ये अपने प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी लेके आए। ठीक है, और इन्होंने ना वेस्टेज जो था उसको रिड्यूस कर दिया। जो भी इनके अंदर वेस्टेज जो था इनके पास, उसको एकदम रिड्यूस कर दिया इन्होंने। तो इससे क्या हुआ, अगर आप देखो तो मार्केट के साथ ये अपने आप को संभाल पाए। आज की डेट में आप देखो इंडिया के अंदर मल्टीनेशनल कंपनियां खूब सारी हैं, लेकिन अगर आप देखो तो इंडिया फिर भी हैंड टू हैंड चल रही है, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनियों को टक्कर दे रही है। रीजन क्या है, कंपनियों ने अर्ली वार्निंग सिग्नल्स मिल गया था कंपनियों को, जैसे ही इनको पता चला मल्टीनेशनल कंपनी आ गई, इन्होंने भी टक्कर देनी शुरू की, प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाई, अपने आप को अपग्रेड किया एंड ऑल। तो इससे क्या हुआ, ये अपने आप को सर्वाइव कर पाए। तो हम कह सकते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर कोई समझता है अच्छे से, तो उसको पहले ही थ्रेट का पता चल जाएगा और उसको पहले ही सिग्नल मिल जाएगा, और वो अगर चाहे तो उनसे बच सकता है, अपने आप को बचा सकता है। जैसे देख रहे हो, इसको पहले ही पता चल गया कि थ्रेट आ रही है, मिसाइल गिर रही है, अपने आप को इसने बचा लिया यहाँ पे। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा होता है। एम आई क्लियर नाउ? आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट आ जाता है टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। देखो, अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट का अच्छे से इस्तेमाल करेंगे ना, तो आप अपने रिसोर्सेज का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो एनवायरनमेंट जो है प्रोवाइड करता है रिसोर्सेज टू बिजनेस। आप देखो, एनवायरनमेंट से ही हमें मटेरियल मिलता है, हमें मशीनरी मिलती है, हमें वाटर, फाइनेंस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे आप देखोगे,
अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट को ज्यादा ध्यान देगी, उसको सामने देखेगी कि अब जैसे मान लीजिए टेस्ला की कंपनी है, उसने देखा कि भाई आगे चल के तेल कम हो जाएगा, क्रूड ऑयल खत्म हो जाएगा, तो उसने इलेक्ट्रिसिटी कार निकाल दी। तो वो अच्छा टैपिंग कर रही है यूजफुल रिसोर्सेज। अच्छा, दूसरी चीज, उसने थ्रेट को पहचाना और अपने आप को उसी हिसाब से ढाल लिया। तो आज देखो उसको कितनी डिमांड, फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी ले गई वो। तो अगर आप देखो कोई बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से ध्यान देता है और उसको पता है कि ये आगे चल के रिस्क रहेगा, तो उसको अपने रिसोर्सेज को टैप करने में मदद मिलती है, अपने रिसोर्सेज का वो सही इस्तेमाल करता है। तो अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पता चल गया कि रॉ मटेरियल जो नेचर से प्राप्त हो रहा है, उस वो डिग्रेड हो रहा, कम होता जा रहा है, तो वो उसके दूसरे सोर्सेज ढूंढ सकती है जिससे वो अपने आप को बचा सकती है। ठीक है, तो अगर कोई बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से समझेगा और उसको ध्यान से देखेगा, तो वो अपने रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल कर सकता है और उनको अच्छे से यूज करेगा। एम आई क्लियर नाउ? तो हम लोगों ने 3 फीचर इसके इंपॉर्टेंस पढ़ लिए हैं स्टूडेंट। चौथा है कोपिंग विथ रैपिड चेंजेस। अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से समझेगी, तो वो अपने आप को बदलती रहेगी। याद है हमने फीचर्स में पढ़ा था कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बहुत डायनामिक होता है। तो अगर बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा डायनामिक होता है, तो उसमें बदलाव की जरूरत होती है। तो अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से समझेगा, बिजनेस एनवायरनमेंट समझ रहे हो ना, वो सारे फैक्टर्स जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं और बिजनेस का उस पर कंट्रोल नहीं रहता। तो अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सारे फैक्टर्स को ध्यान देगी, चाहे वो इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, स्पेसिफिक हो या जनरल हो, ठीक है, तो अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इनका अच्छे से ध्यान देगी, तो वो आसानी से बदलाव चेंज कर सकती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा तरह तरह के फोन है। अब जैसे ये देखो, ये मोटोरोला 8900X2 ये मॉडल है। ये सबसे पहली बार आया था। ठीक है, आपको याद होगा मोटोरोला ही सबसे पहली कंपनी है जिसने मोबाइल फोन निकाले। फिर उसके बाद नोकिया आया 2146 मॉडल का। फिर नोकिया 3210, ये बहुत चला था, ये बहुत पॉपुलर था। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से आपने यूज किया होगा, देखा होगा, पेरेंट्स ने अभी छोटे थे आप, ये पेरेंट्स आपके यूज करते होंगे नोकिया 6210, एरिक्सन। फिर इसी तरह से एलकाटेल, सैमसंग, फिर एप्पल आईफोन। और ये धीरे धीरे अगर आप देखो यहाँ पे, तो सैमसंग गैलेक्सी। ये क्या हुआ यहाँ पे, चेंज के अकॉर्डिंग, मतलब जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई और जैसे जैसे चेंजेस की जरूरत पड़ी, आप देखो फोन में बदलाव आता जा रहा है। अभी सोनिया एक्सपीरिया एग्जैक्ट, तो इस तरह के मोबाइल फोन्स आने लग गए। अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसको फॉलो नहीं करेगा और रैपिड चेंज के साथ नहीं चलेगा, तो उसकी बिजनेस खतरे में आ जाएगी। जैसे देखो अभी मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला नोकिया 3210, ये वाला देख रहे हो ना स्क्रीन पे, जिसको मैं कर्सर से कर रहा हूँ इस समय। ये वाला फोन जो है, नोकिया की कंपनी ने पता है क्या कहा? नोकिया की कंपनी इंडिया में, वर्ल्ड में इनफैक्ट सबसे ज्यादा पॉपुलर हो गई थी। सबसे ज्यादा मोबाइल फोन इसके बिकते थे। ठीक है, नोकिया कहाँ की कंपनी है बताएंगे कोई? कौन से देश की कंपनी है? क्लास स्टूडेंट्स गेस करो, कौन बता रहा है? एम आई ऑडिबल? बेटा मेरी आवाज जा रही है कि नहीं, पहले तो ये बताओ। स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर। हाँ, तो बताना है ना बेटा। तो मुझे बताओगे कि ये नोकिया कंपनी कौन से देश की है? नहीं पता? फिनलैंड। फिनलैंड, यस, फिनलैंड। तो नोकिया कंपनी ने पता है क्या कहा? नोकिया कंपनी ने बोला नहीं, हम तो बदलाव नहीं करेंगे, हमारा फोन बहुत सही है, काफी डिमांड आ रही है, हम तो ऐसे ही रहेंगे, हम नहीं एंड्रॉइड बनाएंगे। और आज की डेट में देख लो नोकिया कितना स्ट्रगल कर रहा है, फिर बाद में अल्टीमेटली उसे एंड्रॉइड बनाना पड़ा। और बनाने के बाद फोन अच्छा होने के बावजूद भी बिक नहीं रहा है। क्यों नहीं बिक रहा है? क्योंकि उतना ज्यादा इसकी सेल नहीं है। रीजन क्या है? रीजन फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं ले पाया। फर्स्ट मूवर एडवांटेज सैमसंग ले गया, ठीक है, सोनी ले गया। अब तो सोनी भी नहीं चला बाद में, फिर अपने आप को चेंज नहीं कर पाया। लेकिन सैमसंग देखो मार्केट में एकदम कैप्चर कर लिया, एप्पल ने कैप्चर कर लिया। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप बिजनेस एनवायरनमेंट को समझो। अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को समझोगे, टेक्नोलॉजी में चेंजेस को समझोगे, कंपटीशन को समझोगे, तो आप अपने आप को चेंज करोगे और चेंज करने से आप बिजनेस में बने रह सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है नोकिया का। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को नोकिया ने नहीं समझा। इसको पता होना चाहिए था कि आगे चल के इसके लिए थ्रेट आने वाला है, तो इसको जल्दी से बदलाव करना चाहिए था। लेकिन ये अपने पे ही टिका रहा कि नहीं, हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और लोग लेंगे, लेकिन इसने आगे का नहीं सोचा।
आगे का अगर ये सोचता तो अपनी टेक्नोलॉजी में बदलाव लाता। इसने अपनी टेक्नोलॉजी में एक्चुअली में बदलाव ही नहीं लाया। ये अब मतलब अगर आप देखो ना, इसकी टेक्नोलॉजी में इसने चेंज ही नहीं किया, वही रहने दिया टेक्नोलॉजी जो जिस उस पे चलता था पहले ही। तो आज की डेट में कहाँ चलेगा ये? तो इसीलिए बहुत जरूरी है। तो बिजनेस का चौथा एडवांटेज यही है कि चेंजेस को बदलाव करने में मदद करता है। ठीक है, फिर फिफ्थ आता है, फिफ्थ इंपॉर्टेंस, असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से बिजनेस एनवायरनमेंट को समझती है तो इसको प्लानिंग करने में और पॉलिसी बनाने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, इसको ना वाइटल इंफॉर्मेशन आसानी से मिल जाएगी और फ्यूचर में ये डिसाइड कर पाएगा कि कौन से गाइडलाइंस पे चलना है, कैसे पॉलिसीज बनानी है। तो अगर कोई बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से समझती है कंपनी, तो वो आज की डेट में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होगी और आगे चल के उसी के हिसाब से पॉलिसी बना लेगी। सबको क्लियर है? अब इसका एग्जांपल अगर आप देखो, बहुत सारी कंपनियां हैं जो आगे के लिए फ्यूचर बनाती हैं। अब जैसे आप देख लो, टेस्ला कंपनी है एग्जांपल के लिए, आप देखो फ्यूचर उसका एकदम सिक्योर है, इलेक्ट्रॉनिक कार बना दिया, ड्राइवरलेस कार बना दिया उसने। फिर इसी तरह से आप देखोगे स्पेसएक्स, दुनिया मतलब कह रहा है कि दुनिया में हो सकता है आगे चल के कोई वायरस और खतरनाक आ जाए या इस तरह का रहने लायक ना हो पृथ्वी में, तो वो मार्स में अपना तैयारी कर रहा है वहां पे। बोल रहा है एक बलून टाइप में बना के और वहीं पे पूरा एनवायरनमेंट बना देंगे, ऑक्सीजन भर देंगे, लोगों को छोड़ देंगे ले जाके, वहीं लोग रहेंगे। तो आप देखो कितना आगे तक की प्लान की हुई है, और जो कंपनियां इस तरह की प्लानिंग करती हैं वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होती हैं। ठीक है, और आप देखोगे आगे आने वाले टाइम में जो भी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से बिजनेस एनवायरनमेंट को समझता है और आगे देखता है कि आगे क्या हो सकता है, उसके हिसाब से वो प्लान कर सकता है, अपने प्रोडक्ट्स को बना सकता है और सक्सेसफुल हो सकता है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकता है। तो यही था हमारा स्टूडेंट्स। फिर एक सिक्स्थ इंपॉर्टेंस है, हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस। मतलब जो कंपनियां अच्छे से बिजनेस एनवायरनमेंट को समझती हैं, द कंपनी विच understands or you can say analyze business environment properly, they help in by doing so they can improve their performance also. Okay, if the company is uh, analyzing the business environment properly and it is looking after the various factors, now that company is going to improve its performance also. ठीक है, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहते हैं एनवायरनमेंट को और उसी के हिसाब से अपनी पॉलिसी को चेंज करते रहते हैं, तो इससे उनको इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी। ठीक है, आगे चल के वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे आप देखोगे ड्राइवरलेस कार टेस्ला कंपनी है, तो वो देख रही है कि अभी 4G के बाद 5G आएगा, 5G के बाद हो सकता है 6G आए, तो इंटरनेट की स्पीड फास्ट होगी, तो उससे क्या होगा, ड्राइवरलेस कार और अच्छी परफॉर्म करेगी। तो उस टेक्नोलॉजी पे भी वो काम कर रहा है। ठीक है, अपने खुद के वो मैंने आपको पिछले एक क्लास में बताया भी था 11th में कि अपने वो सैटेलाइट्स लॉन्च करेगा 400 किलोमीटर ऊपर, और वहां से क्या करेगा, इंटरनेट की फैसिलिटी देगा। तो इससे क्या होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंटरनेट का 5G का, वो एक बराबर जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो आज हमारे घर में प्रॉब्लम आती है ना नेटवर्क की, कि कभी कभी आप देखोगे आपके किसी रूम में तो ज्यादा नेटवर्क आता है, किसी में कम आता है, कई जगह ऐसी होती है जहाँ नेटवर्क ही नहीं आता। तो अगर आप कार को ड्राइव कर रहे हो और इमेजिन करो ड्राइवरलेस कार है, इंटरनेट के थ्रू चल रही है, गूगल मैप का यूज कर रही है और अचानक में इंटरनेट खत्म हो जाएगा, तो उसके लिए तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो इसीलिए ये टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। तो ऐसा होता है कि अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ते हो अच्छे से, तो अपनी परफॉर्मेंस में आप इम्प्रूव कर सकते हो, और यही चीजें हो रही हैं आज की डेट में। आप देखोगे हर कोई अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर रही है कंपनी। रीजन क्या है, वो बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से समझते हैं, उनको पता है कि आगे चल के क्या क्या टेक्नोलॉजी आने वाली है और क्या आ सकती है, उसी के हिसाब से वो लोग स्टेप्स लेते हैं। एम आई क्लियर क्लास? नहीं सर। ठीक है, अब इसीलिए आप देखोगे हाइपर लूप की टेक्नोलॉजी भी इसीलिए आई है। क्यों? क्योंकि उसने बिजनेस एनवायरनमेंट को समझा, उसे पता है कि इस तरह की जो एक्टिविटी है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। चलो आज मैं क्योंकि इससे पढ़ा रहा हूँ, तो गूगल पे एक बार हाइपर लूप का आपको शायद देखता हूँ, अगर ये वो आ जाए हाइपर लूप टेक्नोलॉजी की। हाइपर लूप मैं लिख रहा हूँ एक बार, इस तरह की देखो हाइपर लूप टेक्नोलॉजी ये रही। देखता हूँ अगर आ जाए तो आपको दिखेगा यहाँ पे, ये रही देखो हाइपर लूप टेक्नोलॉजी। ठीक है, एक बार इमेजेस में ले जाता हूँ मैं। ये देखिए ये हाइपर लूप टेक्नोलॉजी है, स्क्रीन पे दिख रहा है स्टूडेंट्स? ये देखिए, ये है हाइपर लूप टेक्नोलॉजी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो आप देखेंगे यहाँ पे सीट्स अवेलेबल होती हैं बैठने के लिए, तो आप इन सीट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है,
इन सीट्स का आप ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे देख सकते होंगे, स्क्रीन पे दिख रहा है बड़ा? यस सर। ये यस देखिए सर। यहाँ पे ना आपको बिठा दिया जाएगा। ये देखिए कितनी सीट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 16 पैसेंजर्स को आप बिठा दोगे। और 16 पैसेंजर्स को बिठा के, और ये जो है मैंने उस दिन बताया था आपको, ये टेक्नोलॉजी, ये मैग्नेटिक, मतलब यहाँ पे क्या है, एयर निकाल दिया जाएगा बाहर से, और ये फ्रिक्शन इसको होगा नहीं, तो ये ऑलमोस्ट 700 800 किलोमीटर की स्पीड से, मतलब एरोप्लेन से ज्यादा स्पीड होगी इसकी, और बहुत जल्दी से आपको पहुंचा देगा। तो ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों किया गया? क्योंकि आगे चल के इसको पता है कि आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर की जाएंगी इसी टेक्नोलॉजी से। आप देखो ट्रेन बन रही है इंडिया में, इसके ऊपर टेस्ट हो चुका है, और ये वाली जो मैं दिखा रहा हूँ आपको फोटो में, इसके ऊपर देखो टेस्ट भी हो चुका है। फ्यूचर में ये आएगी, देखिए, द फ्यूचर ऑफ हाइपरलूप, ये आगे हमारा आने वाला फ्यूचर है, जो आप देखो, ये देखो, देख रहे हो, इसी तरह से बना दिया जाएगा, और आप इस पे बैठ के और कहीं भी यात्रा कर सको। अब इमेजिन करो, देखो कितना नीटनेस है यहाँ पे, एनवायरनमेंट को कहीं कोई हार्म नहीं है। अभी भी एनवायरनमेंट वाले आके हंगामा कर रहे हैं कि पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। अब ये बताओ, यहाँ पे कोई नुकसान है? यहाँ पे देखिए तो ये सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ये सब क्यों है? ये सब इसीलिए है क्योंकि हम लोगों ने आगे फ्यूचर को समझ लिया। ठीक है, हमने फ्यूचर को देख लिया है, और हम, जो कंपनी इसको करेगी, अगर आप देखो, ये भी एक्चुअली में अगर आप देखोगे ना, ये भी टेस्ला की कंपनी ने किया था, लेकिन इसके पास इतना टाइम नहीं था, तो इसने वर्जीनिया कंपनी, दूसरी एक कंपनी को दे दिया था। तो इसके बावजूद भी आप देखेंगे यहाँ पे, मतलब सब कंपनियां काम कर रही हैं, रिलायंस भी इसके ऊपर काम कर रही है। आगे आने वाले टाइम में ये सारी टेक्नोलॉजी, आप देखो यहाँ पे, एक बार स्क्रीन में दिखा देता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे, ये टेक्नोलॉजी जो है आगे फ्यूचर में आती रहेंगी। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करके देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे अपने टॉपिक पे। तो ये हमारे परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में मदद करता है। तो आपने समझ लिया होगा, अब जैसे मान लीजिए जो मैंने आपको दिखाया, इससे भी हमारी परफॉर्मेंस बढ़ सकती है। जैसे जैसे हमें पता चलेगा कि आगे फ्यूचर ऐसा हो सकता है, हम उस टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, और हम उस पे काम करके और अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं। तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट का फायदा है। अगर कोई कंपनी इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करती है, तो डेफिनेटली वो ज्यादा अच्छा करेगी कंपैरेटिवली। ठीक है, तो ये था आज हमारा इम्पोर्टेंस बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर। ठीक है, और किसी को कोई बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं मुझे। सारे पॉइंट कंसेप्ट क्लियर हो गए? ये इसके एडवांटेजेस समझ में आ गए सबको, स्टूडेंट्स? यस सर। ठीक है, तो ये हमारे इसके एडवांटेजेस हैं। अगर आप देखो इम्पोर्ट, अगर एग्जाम में एडवांटेज भी बोलता है तो आपको समझ जाना है, इन्हीं सबको लिखना है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये वाला टॉपिक आज कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो है डायमेंशंस। तो एक डायमेंशंस हम करेंगे, और फिर उसमें मैं ऐड कर दूंगा जो सिलेबस में चेंज हुआ है। अभी कुछ नोटिफिकेशन आई नहीं है बेसिकली, बट जब तक है, जब मैं अब इसको अपग्रेड कर दूंगा। तो आज आपको सिर्फ इम्पोर्टेंस तक ही करना है। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो मुझे बताइए, पूछना है किसी को कोई भी पॉइंट में फिर से? ये सबको समझ में आ गया? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। बस इसमें ये याद रखना है कि अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने फैक्टर्स को ध्यान में रखती है, चाहे वो कंपटीटर हो, चाहे उसके कस्टमर हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, या सोशल प्रोसेस हो, सोसाइटी हो, तो वो बहुत अच्छा कर सकती है। और सबसे ज्यादा अगर वो पहले मूव करेगी तो उसका बेनिफिट होगा। जैसे मारुति कंपनी ने मूव किया तो उसका बेनिफिट हो गया। हाइपरलूप टेक्नोलॉजी पहले मूव करेगी तो सबसे ज्यादा यात्री उसको मिल जाएंगे। और उसके बाद आप देखोगे दुनिया भर की कंपनियां आ रही हैं, बहुत सारी कंपनियां इस पे काम कर रही हैं हाइपरलूप पे, लेकिन जो पहले इसको सक्सेसफुली कर लेगा लॉन्च, उसको सबसे ज्यादा एडवांटेज होगा और सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। और लोग इसको यूज करेंगे क्योंकि ये आपको 700 किलोमीटर की यात्रा करनी है, तो आज हम देखो दिन रात लग जाता है हमें जाने में ट्रेन में, और रिस्क भी रहता है, इसमें कोई एक्सीडेंट होने का चांस ही नहीं। तो आप इसको आसानी से इसमें मतलब ट्रेवल कर सकते हो बेसिकली। तो ये इसको आपको एक फायदा होने वाला है। ठीक है, फिर हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स ये वाला पढ़ा कि अगर आपको पहले ही से आइडेंटिफाई कर लोगे तो आपको अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल जाता है।
तो इससे आप संभल जाते हो और आपको पता चल जाता है कि इस तरह का रिस्क आगे फ्यूचर में आने वाले, तो आप उस प्रोसेस पे काम करने लग जाते हो। ठीक है, अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक कार आने की वजह से क्या हुआ है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कार का देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कार भी अगर आप देखो तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कार कौन लेके आया, एक बार ट्राई मारते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक पे काम, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कार्स इन इंडिया ना, इन वर्ल्ड लिखते हैं, इंडिया तो बहुत पीछे रह जा रही है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कार कौन लेके आया, तो आपको मिल जाएगा इसका क्वेश्चन। आप देखिए, रिलीज्ड इन जापान इन 1997, वर्ल्ड फर्स्ट मास प्रोडक्ट हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो सबसे पहले आप ये देखिए कब 1997 में इसको इसका प्रोजेक्ट किया, लेकिन जो सबसे पहले लॉन्च करेगा वो ज्यादा सक्सेसफुल होगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि कंपनियां इन चीजों में काम करती रहती हैं, उनको पता है कि आगे चल के उसके लिए थ्रेट हो सकता है, लेकिन उसमें जो सबसे पहले अचीवमेंट प्राप्त कर लेगा वही विनर होता है, और जो पीछे रह जाएगा वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी उसके लिए। तो ये हमने पढ़ लिया। इसी तरह से हमने पढ़ा इससे यूजफुल रिसोर्सेज का हमें, मतलब अगर आप देखोगे अगर कोई बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से इस्तेमाल करता है तो रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करने लग जाएगा, अननेसेसरी वेस्ट नहीं करेगा। हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में भी देख लीजिए, नुकसान कुछ नहीं है, आपको पेड़ पौधे भी ज्यादा नहीं काटने हैं, नीचे नीचे ही वो बन जाएगा पूरा, जैसे मैंने दिखाया था आपको ब्रिज बन जाएगा और आराम से आप ट्रेवलिंग कर सकते हो। अच्छा, दूसरी बात, उसमें तेल वेल की भी जरूरत नहीं है, बस उसको एक पुश चाहिए होता है, जैसे ही उसको आप पुश करेंगे वो स्पीड से भागेगा, उसको रोकने वाला कोई नहीं है, फिर तो ब्रेक लगाने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व आउट हो गई है। तो उसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है तो रुकेगा ही नहीं, नो डाउट। तो उसमें कुछ खर्चा नहीं लगना, बहुत सस्ता भी पड़ेगा आपको। तो देखेंगे आप आगे आने वाले में ये जितने भी मेट्रो ट्रेन है ये सब की, मतलब सिचुएशन खराब होने वाली। ठीक है, और फिर वही है, रैपिड चेंजेस के हिसाब से आप अपने बिजनेस एनवायरनमेंट में टेक्नोलॉजी अगर आप चेंज नहीं करोगे तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, बहुत जरूरी है डायनामिक होना। और इसी तरह से पॉलिसी को बनाने में मदद करता है, आप जिस तरह से अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से समझते हो तो आप आसानी से पॉलिसी अपनी बना सकते हो, ये भी पढ़ा हमने। और लास्ट में हमने पढ़ा कि हेल्प करता है परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में। ओके, तो यही था, दैट्स इट। अब अगली क्लास में हम लोग डायमेंशंस पढ़ेंगे और फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहीं पे हम क्लास खत्म कर सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट हो तो बताइए। किसी बच्चे को कुछ पूछना है? नो सर। पूछो, पूछना है? नो सर। चलिए ठीक है, तो फिर आज क्लास ओवर करते हैं।